आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद ही एग्जाम हॉल में जाइएगा। अगर नहीं देखोगे तो इतना पछताओगे जिसका कोई लिमिट नहीं है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद आपको मैथ का पेपर 17 फरवरी को यानी कल इतना अच्छा जाएगा भाई कि क्या हम बताएं। गर्दा गर्दा उड़ा के रख दोगे। आपको टोटल हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे जो कि कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन का डिजिट बदल कर भी दे दिया जाए तो आप फंसे नहीं। तो भाई मैथ के पेपर में सभी ऑब्जेक्टिव इसी कॉन्सेप्ट से आपको देखने का मिलेगा 17 फरवरी मैथ के एग्जाम में, यानी कि मैथ के पेपर में कल। तो प्लीज़ आपको लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है भाई, आपको लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको एग्जाम के बाद पछताना ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी अलग अलग टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को आपको हम डिटेल में सोल्यूशन करके बताएंगे ताकि उस टाइप पर आपको ऑब्जेक्टिव का यानी कि आपको डिजिट बदल कर भी दे दिया जाए तो आप फंसे नहीं। ठीक है भाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे समझिए, बहुत सभी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। सभी बुक का निचोड़ क्वेश्चन हम यहाँ पे लाए हैं। इस तरह का क्वेश्चन बहुत यानी कि पूछा जाता है भाई, बहुत ही रिपीटेशन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको केवल वीडियो को एंड तक देखना है भाई। बहुत मेहनत के साथ ये सब क्वेश्चन हम लाए हैं भाई आपको लिए। डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा कल के पेपर में। आप देखिएगा मैथ के पेपर में आप जब एग्जाम देकर निकलेंगे तो आप मेरा जरूर आप याद कीजिएगा कि हाँ उनका वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और आपको जरूर लगेगा ये बात आपको दिमाग में। तो केवल आपको वीडियो को एंड तक देखना है। आधा घंटा से 1 घंटा का वीडियो होगा भाई, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो प्लीज़ इसके लिए आपको घबराना नहीं है, वीडियो को एंड तक आपको देखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे समझिए, √3 एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। इस तरह का भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सभी क्वेश्चन को आपको हम यहाँ पे थ्योरी बताएंगे ताकि आपको उस थ्योरी की मदद से दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो आपको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले आपको हम समझा देते हैं परिमेय संख्या के बारे में। सभी क्वेश्चन को आपको टॉपिक बाय टॉपिक हम बना के यहाँ पे बताएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक से कौन कौन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले परिमेय संख्या के बारे में बताते हैं। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में होता है, लेकिन Q बराबर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ओके, आपको ढंग से समझना है, ये टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आता है भाई। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो संख्या P/Q के रूप में होता है, लेकिन Q बराबर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब आपको समझना है P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में। ठीक है, अंश का मतलब ऊपर और हर के मतलब नीचे। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाए कि 3/5 क्या है, आपको टोटल आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट को बहुत सारा एग्जाम्पल आपको देकर हम देखेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आपको बहुत सारा एग्जाम्पल आपको सामने में यहाँ पे रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको बोल दिया जाए कि 3/5 क्या है, तो 3/5 देखिए परिमेय संख्या है क्योंकि P/Q के रूप में है। ओके, इसी तरह से आपको पूछ दिया जाए कि 6/3 क्या है, तो 6/3 भी देखिए परिमेय संख्या है। ओके भाई। अब आपको यहाँ पे देखना है कि जैसे मान लिया जाए पूछ दिया जाए कि 5/0 क्या है, तो 5/0 यहाँ पे आप परिमेय संख्या हो जाएगा। आपको देखिए यहाँ पे शर्त में लिखा जा रहा है कि Q बराबर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 5/0 है, Q के मान यहाँ पे 0 है, तो ये तो परिमेय हो नहीं सकता है, यानी कि आप परिमेय हो जाएगा। अब आपको बताते हैं मेन शर्त, ये दोनों जो है परिमेय संख्या के रूप में है। ठीक है, P/Q के रूप में है। अब आपको यहाँ पे मेन शर्त और बताते हैं, परिमेय संख्या के अंतर्गत ही कुछ ऐसा संख्या परिमेय संख्या रहेगा जो देखने में आपको लगेगा अपरिमेय जैसा, लेकिन वास्तव में परिमेय रहेगा। ओके, जैसे आपको बोल दिया जाए कि छो क्या है, छो परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है, तो छो तो वास्तव में यहाँ आपको P/Q के रूप में नहीं दिख रहा है, सिर्फ P के रूप में दिख रहा है, लेकिन आप इसको P/Q के रूप में बना सकते हैं। नीचे कुछ नहीं तो बन तो जरूर है, नीचे कुछ नहीं तो बन तो जरूर है, बन छुपा रहता है। ओके भाई, तो 6/1 यहाँ पे देखिए P/Q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया, तो यानी कि छो भी परिमेय संख्या है। यानी कि मेरा साफ साफ कहने का मतलब है कुछ ऐसा संख्या परिमेय संख्या रहेगा जो दिखने में अपरिमेय जैसा रहेगा, लेकिन वास्तव में परिमेय रहेगा। ओके, जैसे हमें यहाँ पे दे दिया जाए आपको 8 क्या है, तो 8 भी परिमेय संख्या है क्योंकि 8 यहाँ पे देखने में परिमेय जैसा नहीं दिख रहा है, P/Q के रूप में नहीं दिख रहा है, लेकिन आप इसको बना सकते हैं। ओके,
तो इतना कंप्लीट हो गया। अब आपको देखिए परिमेय और अपरिमेय के अंतर्गत ही आपको और यहाँ पे शर्त बताते हैं। जैसे मान लिया जाए आपको बोल दे, आपको कितना हो घुरा फिरा के आपको ऑब्जेक्टिव दे दिया जाएगा, आप डायरेक्ट बना के आओगे भाई, मेरा 100% विश्वास है, क्योंकि सभी कॉन्सेप्ट को आपको हम डिटेल में यहाँ पे समझाएंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। कितनों घुरा फिरा के क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, कितनों टफ से टफ क्वेश्चन बनाएगा फिर भी आप बना दोगे। आप यहाँ पे समझिए, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे बोला जाए कि 3.14 क्या है, 3.14 परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पे वास्तव में यहाँ पे 3.14 जो है 314 है, और बटा में यहाँ पे देखिए दशमलव, पूरा संख्या 314 के रूप में है, यहाँ पे देखिए दशमलव है, दशमलव के बदले यहाँ पे 1 हो जाएगा, दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक यानी कि 2 शून्य आप बैठा सकते हैं। तो 314/100 यानी कि ये भी संख्या क्या है, तो परिमेय संख्या है। अब बारी आता है यहाँ पे देखिए, जैसे आपको मान लिया जाए 3.14 डॉट 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 दे दिया जाए, ठीक है भाई, इसको आपको बोला जाए कि परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। बोलिए कैसे, तो 3.14 है, उसके बाद डॉट 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 यहाँ पे है, इसके आगे कितना अंक है कुछ भी पता नहीं है। इसमें देखिए 3.14 के मतलब डॉट 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 उसके आगे नहीं है, तो ये कन्फर्म पता है कि पॉइंट के बाद यानी कि 2 अंक है, तो आप इसको लिख दिए 314/100। ओके, लेकिन 3.14 डॉट 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 का मतलब हुआ इसके आगे कितना अंक है हमको कुछ पता ही नहीं है, अनंत तक है, तो इसको आप P/Q के रूप में कैसे लिखोगे, नहीं लिखोगे, अपरिभाषित है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। डायरेक्ट आपको ऑप्शन मिलेगा तो डायरेक्ट मार देना है अपरिमेय पे, ठीक है, इस तरह का। अब बात आता है कि कुछ आपको परिमेय और अपरिमेय में आपको फंसा सकता है रूट देके, तो रूट के अंदर देखिए इस तरह से रहेगा, जैसे रूट के अंदर मान लिया जाए 16 दे दिया जाए। ओके भाई, अब बोले कि परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है, तो देखिए आपको शॉर्ट ट्रिक हम यहाँ पे बताते हैं जांच करने का। रूट के अंदर संख्या हो लेकिन किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर हो तो वह संख्या परिमेय कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 16 है, तो 16 किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर है, यानी कि 4 का स्क्वायर है, तो ये संख्या परिमेय हो जाएगा। या तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि रूट के अंदर वैसा संख्या रहना चाहिए जिसका वर्गमूल आप आसानी से निकाल पाएँ, तो 16 के वर्गमूल आप निकाल लीजिएगा, 4 हो जाएगा, जो कि है 16 किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर है। अब तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा रूट में 15, रूट में 15 दे दिया जाएगा और आपको बोलेगा कि परिमेय है कि अपरिमेय है, तो ये देखिए अपरिमेय हो जाएगा। रूट के अंदर 15 है, कोई भी ऐसा संख्या नहीं जिसको स्क्वायर करने पर 15 आ जाए, ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं 15 के वर्गमूल आप परफेक्ट रूप से नहीं निकाल पाइएगा, पॉइंट में आ जाएगा, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। ओके, तो परिमेय और अपरिमेय आपको डिटेल में हम समझा दिए यहाँ पे भाई। अब यहाँ पे चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। परिमेय और अपरिमेय के अंतर्गत जितना भी क्वेश्चन आएगा आप देखिए धज्जिया कैसे आप उड़ाते हैं। सभी क्वेश्चन को आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पे देखिए √3 क्या है, तो √3 यहाँ रूट के अंदर यहाँ पे 3 है जिसका वर्गमूल आप परफेक्ट रूप से नहीं निकाल पाइएगा, यानी कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर 3 आ ही नहीं सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में है 2 लगातार संख्याओं का मासा क्या होगा, 2 लगातार संख्याओं का मासा क्या होगा। सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन देंगे, आपको रटना नहीं है, ताकि एग्जाम में डिजिट बदले भी तो आपको छोड़ के नहीं आना है बल्कि उसे बना के आना है। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है 2 लगातार संख्याओं का मासा क्या होगा, जैसे कोई भी 2 लगातार संख्या हम ले लेते हैं, जैसे 1 और 2 ही ले लेते हैं, तो इनका हमें देखना है मासा क्या होता है। तो 1 में यानी कि 1 गुने 1 हो जाएगा गुणनखंड, और 2 में कीजिएगा तो यहाँ पे 2 गुना 1 हो जाएगा, गुणनखंड करके ही तो आप मासा निकालते हैं। तो इसमें देखिए 1 के अलावा और कुछ भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी। आप चाहे तो कहीं से भी उठा लीजिए 2 लगातार संख्या, जैसे मान लीजिए हम उठा लेते हैं 6 और 7 को। ओके, 6 और 7 भी लगातार है, तो इसका देखते हैं एचसीएफ कितना आता है। तो 6 का यहाँ पे गुणनखंड कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 3। ओके, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 6 पे। आप यहाँ पे देखिए 7 का गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 7 गुने 1। 1 के अलावा और कुछ भी मिलता जुलता है भाई, नहीं है, यानी कि इसका एचसीएफ का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या को आपको हम शॉर्ट में यहाँ पे ट्रिक बता देते हैं पहचानने का। वैसा संख्या जो
खुद से कटे या तो एक से कटे उसी को अभाज्य संख्या बोला जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे में यहाँ पे हो गया 17, 17 खुद से कटेगा या अपने आप से कटेगा या तो एक से कटेगा, इसके अलावा और कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो कि 17 को काट दे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। इसी तरह से 19 भी देखिए, खुद से कटेगा या तो एक से कटेगा, कोई ऐसा संख्या में ताकत नहीं है जो कि 19 को काट सके, यानी कि अभाज्य संख्या हो जाएगा। बस इसका डायरेक्ट आप शॉर्ट ट्रिक मानिए कि वैसा संख्या जो खुद से कटे यानी अपने आप से कटे या तो एक से कटे, वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगा। ओके भाई, अब यहाँ पे देखिए 15 जो है, 15 5 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, 1 से भी कट जाता है, तो ये तो अभाज्य संख्या हो नहीं सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 12 पर आ जाइए, तो 12 देखिए यहाँ पे 4 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, 6 से भी कट जाता है, यानी कि दूसरा संख्या से कट जाता है, तो ये सब क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में 23 है जो कि अपने आप से कटेगा या तो एक से कटेगा, और कोई ऐसा संख्या में ताकत नहीं है जो कि 23 को काट सके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो डायरेक्ट आपको एग्जाम में आप जाइएगा पेपर में तो डायरेक्ट इस बात को याद कीजिएगा और डायरेक्ट ऑप्शन आप करेक्ट मारिएगा। ओके, आप यहाँ पे समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 96 का अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से एक सही है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा, आपको डिजिट बदल कर भी दे दिया जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। आपको देखिए टेक्निक बताते हैं, आपको अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होगा जो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 96 का सबसे पहले आप एलसीएम कर लीजिए, तो 96 का यहाँ पे एलसीएम कीजिएगा तो यहाँ पे 2 बार में लगाएंगे यहाँ पे 48 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 2 बार में लगाएंगे तो 24 हो जाएगा, 2 मरतब लगाएंगे तो 12 हो जाएगा, 2 मरतब लगाएंगे तो 6 हो जाएगा, 2 मरतब लगाएंगे तो 3 हो जाएगा। इसके आगे और आधा आधा हो सकता है, नहीं हो सकता है, यानी कि इसका गुणनखंड क्या हो गया, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितना बार है भाई, 3 2 5 बार है, तो 2 पर पावर 5 और गुने यहाँ पे 3 आप लिख सकते हैं। ओके, 2 पर पावर 5 गुने 3 इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 5, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अनंत मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके भाई, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कल आपको वीडियो पर बने रहना है, इसी तरह से सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको सोल्यूशन देते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। आप वीडियो पर से भागिएगा नहीं भाई, नहीं तो आप बहुत पछताइएगा, आप बात मानिए, भरोसा कीजिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या, अभी जस्ट आपको समझाएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। देखिए सभी जो है रूट में है, तो ये तो सबसे पहले अपरिमेय हो जाएगा क्योंकि किसी भी ऐसा संख्या नहीं जिसको स्क्वायर करने पर 5 आ जाए। इसी तरह से ये भी अपरिमेय हो जाएगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा। ये देखिए परिमेय है क्योंकि रूट के अंदर 16 है जो कि 4 का स्क्वायर है, यानी कि 16 को आप सही रूप से वर्गमूल निकाल सकते हैं परफेक्ट रूप से, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद समझिए 7वां, 5, 15 और 20 के लासा और मासा का अनुपात क्या होगा। ओके भाई, तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन आपको नज़र में आता है तो उसको सबसे पहले मासा और लासा आप निकाल लीजिए। तो आपको देखिए 5, 15 और 20 3 संख्या दिया गया है। ओके, इसमें से आपको मासा और लासा निकालना इस संख्या की मदद से। तो देखिए कैसे निकालेंगे, आसान विधि आपको क्या है, तो आप गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए। ओके, तो 5 का गुणनखंड कीजिएगा तो 5 का गुणनखंड होगा ही नहीं, यानी कि 5 गुने 1 लिख सकते हैं। इसी तरह से 15 का कीजिएगा भाई तो क्या हो जाएगा, 5 गुना 3 5 3 15। 20 को कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 5 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 गुने 2 गुने 2 लिखे इसलिए क्योंकि हमें मिलाना है। यहाँ पे देखिए 5 5 5 5 5 तीनों में है, यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा भाई, तो 5 हो जाएगा। कॉमन होना चाहिए, वैसा संख्या जिसको गुणनखंड करने पर सभी में कॉमन होना चाहिए, वो संख्या वही एचसीएफ कहलाता है। ओके, ये सब बेसिक बात आपको पता होगा। तो इसका एचसीएफ देखिए 5 निकल गया। अब हमें देखिए इसका एलसीएम निकालना है, तो इसका एलसीएम निकालने के लिए जो भी यहाँ पे संख्या कॉमन के अलावा बचा है सबसे पहले उसको गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं फास्ट में आपको बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए 3 गुना 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और जो आप एचसीएफ निकालें उसमें गुना कर दीजिए, तो 12 पचे कितना हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम 60 निकल गया। अब क्या बोला जा रहा है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है लासा और मासा का अनुपात क्या होगा। तो लासा क्या है भाई, 60 है, और अनुपात इसका करना है मासा से, तो मासा क्या है 5 है। तो यहाँ पे देखिए 5 से यहाँ पे 12 बार में कटता है, 12 पचे 60,
यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, यानी कि 12:9 इसका राइट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, जो कि क्वेश्चन नंबर 8। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा? किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्यूशन करना है। बोला जा रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा, तो आप सबसे पहले m का मान 1 2 3 पुट कर लीजिए अपना मन से। ओके, माना m बराबर 1 2 3 डॉट 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 है, ठीक है, 3 तक ही रख के हम देखेंगे। यदि हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं, सम संख्या होना चाहिए। आप सबसे पहले आपको सम संख्या और विषम संख्या के थ्योरी बता देते हैं, ठीक है। आपको मेरा सभी बातों में आपको ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, आप मेरा सभी बातों को ध्यान दीजिएगा। जो भी हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, एक एक बात में आपको ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है, आप मेरे बातों पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या है। अब आखिर बात रहा सम संख्या होता क्या है। ओके, इसके बारे में भी तो हमें पता रहना चाहिए। तो सम संख्या का मतलब देखिए क्या होता है, वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, और वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाए, उसे विषम संख्या कहते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे देखिए m बराबर 1 2 3 यहाँ पे रख लिए मान। अब हमें सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है m + 2। सबसे पहले हम m का मान 1 यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2। तो 1 + 2 को जोड़ने से 3 हो जाता है, जो कि विषम संख्या 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसी तरह से चलिए 2 यहाँ पे रख के हम देखते हैं। तो m का मान यहाँ पे 2 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। और उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, m + 2 है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 2 प्लस यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो 2 और 2 4 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ये सम संख्या कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें देखिए m + 2 अगर 1 रखते हैं तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि विषम संख्या है। अगर यहाँ पे 1 ही आपको रखना है, केवल 1 ही रखना है। अगर यहाँ पे देखिए 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 1 क्या हो जाएगा 3, ये भी विषम हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में रखते हैं, 2 गुना 1 हो जाएगा, जो कि सम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको सी पे मारना है, क्योंकि सम संख्या यहाँ पे पॉइंट बोला जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 9। तो निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? अब सबसे पहले आपको हम बता देते हैं शांत और अशांत का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ओके, शांत और अशांत के आपको बारे में बता देते हैं डिटेल में, ताकि इस टॉपिक पे आपको ऑब्जेक्टिव पूछ दिए जाए तो आपको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं डिटेल में, शांत और अशांत निकालने का 2 तरीका होता है। एक होता है भाग विधि से भाई, तो भाग विधि से तो आप निकालोगे नहीं, क्योंकि एग्जाम में 1 सेकेंड का आपको यहाँ पे ध्यान देना होता है, ठीक है, 1 मिनट का आपको यहाँ पे समय बचाना होता है। तो अगर आप भाग विधि से करते हैं तो बहुत समय लगेगा। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे शांत और अशांत को चेक करने के लिए। आपको केवल शॉर्ट ट्रिक्स आप देखते के साथ ऑप्शन को आप मार लीजिएगा कि कौन शांत है कौन अशांत है। इसके लिए आपको देखिए क्या करना पड़ेगा। तो यानी कि जैसे मान लीजिए 3/8 हम ले लेते हैं। ओके, 3/8 के ही उदाहरण ले लेते हैं। वैसा भिन्न जिसके हर के बाद किया जा रहा है, अंश से हमें कोई भी मतलब लेन देन नहीं है, ठीक है। आपको इसी तरह से मिलेगा ऑप्शन, आपको देखना है केवल हर के यहाँ पे आपको देखना है, अंश से कोई लेन देन नहीं है, ठीक है, अंश से हमें मतलब ही नहीं रखना है। तो हर इसका क्या है भाई 8 है। तो 8 में यानी कि हर में आपको देखना है। यहाँ पे आपको ट्रिक लिखते हैं, शांत और अशांत को चेक करने का डायरेक्ट ट्रिक यहाँ पे लिखते हैं। वैसा भिन्न के हर में जिसमें 2m × 5n, 2 यहाँ पे हो गया बेस यानी कि आधार, m पे यहाँ पे हो गया पावर यानी कि घात, यानी कि 2 पर पावर कितना हूँ पावर रहे, या तो इंटू मतलब एक के साथ, पद पर पावर कितना हूँ पावर रहे, दोनों अगर एक साथ रहेगा भाई तो शांत कहलाएगा। ओके, शांत कहलाएगा। अब दोनों में से कोई एक भी रहेगा, जैसे यहाँ पे 2 पर पावर m हो गया। ओके, अभी 2 से 3 एग्जांपल आपको हम देकर दिखाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पे 2 पर पावर m ही खाली ले लिए, फिर भी शांत होगा। दोनों में से दोनों एक साथ रहेगा फिर भी शांत होगा, दोनों में से कोई एक रहेगा फिर भी शांत होगा। यहाँ पे 5 पर पावर n खाली रहेगा फिर भी शांत होगा। अब इसके अलावे अगर दूसरा संख्या आ जाए तो अशांत होगा। तो चलिए 2 से 3 एग्जाम्पल यहाँ पे आपको हम लेकर दिखाते हैं। जैसे 3/8 है, तो सबसे पहले हमें हर से मतलब है, अंश से तो कोई भी मतलब नहीं है। तो हर इसका क्या भाई 8 है। तो 8 का सबसे पहले हमें देखना है कि 8 में क्या क्या मौजूद है। तो ऐसे आपको अगर नहीं पता चलता है तो सबसे पहले आप 8 को कर लीजिए यहाँ पे गुणनखंड, जो भी हर में रहता है।
तो इसका गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा। ओके, 2 गुना 2 गुना 2 हो गया, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 पर आ गया, तो 2 पर पावर 3 यहाँ पे हो गया, जो कि यहाँ पे फॉलो कर रहा है 2 पर पावर m, यानी कि पावर कितना हो, तो इसका पावर 3 है, ये खाली है यानी कि शांत है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, जैसे मान लिया जाए 5 बटा आपको यहाँ पे 12 दे दिया जाए, 5 बटा 12 दे दिया जाए, तो अंश से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें हर से मतलब है। हर इसका है 12, अंश मतलब ऊपर वाला और हर मतलब नीचे वाला होता है। ठीक है भाई, तो इसका 12 यहाँ पे हर, तो सबसे पहले 12 में हमें क्या क्या है ये तो पता नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले 12 को हम कर लेते हैं यहाँ पे गुणनखंड, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 4 तिया 12। ओके, अब यहाँ पे देखिए 2 गुने 2 गुने 3 का मतलब 2 के स्क्वायर गुने 3 है, तो 2 के स्क्वायर खाली रहता भाई तो शांत कहलाता, लेकिन यही यहाँ पे जो 3 आ गया, 3 यानी कि इसका दुश्मन है। 2 पर पावर m या तो 5 पर पावर m खाली रहना चाहिए, या तो दोनों में से कोई एक रहना चाहिए तो शांत होगा, इसके साथ कोई दूसरा संख्या आ जाएगा तो अशांत होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 आ गया, यानी कि ये संख्या क्या है तो अशांत है। तो मेरा उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा भाई, आपको वीडियो पर बने रहना है, सारा कॉन्सेप्ट आपको इसी तरह से देने वाले हैं बिल्कुल फुल्ली डिटेल में। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे समझिए क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी कि 3/8 का होगा। इसमें देखिए 15 में क्या है, 5 भी है 3 भी है, तो 5 तो यहाँ पे रहना चाहिए, लेकिन 3 इसका दुश्मन है जो कि अशांत हो जाएगा। इसी तरह से इसमें 7 भी हो जाता है, इसमें 5, यानी कि ये सब नहीं होगा, केवल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपको ये कॉन्सेप्ट अगर पता रहता है तो आप भाग देकर नहीं देखोगे, आप डायरेक्ट ऑप्शन देखोगे, उसका राइट आंसर आप क्लिक कर लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 15 और एलसीएम 90 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। एक एक क्वेश्चन में आपको सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लगा रहे हैं भाई, और सभी यहाँ पे क्वेश्चन जो हम लिए हैं सभी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। ओके, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को आप इजीली कैसे हल कर सकते हैं, इसमें आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ओके भाई, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। आपको देखिए इस टाइप पर कितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लीज आप ढंग से यहाँ पे समझिएगा। एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। आपको एचसीएफ दे दिया जाएगा और पहली संख्या दे दिया जाएगा और दूसरी संख्या दे दिया जाएगा, एलसीएम आपको पूछ दिया जाएगा, या तो आपको पहली संख्या दे दिया जाएगा और दूसरी संख्या दे दिया जाएगा, एलसीएम आपको पूछ लिया जाएगा, यानी कि इनमें से किसी 3 को दे दिया जाएगा, एक आपको पूछ लेगा। ओके, तो जैसे में यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है एचसीएफ का मान दिया गया है, एचसीएफ का मान हमें यहाँ पे पुट कर लेना है। तो एचसीएफ का मान क्या है 15 है, 15 गुना हो जाएगा। एलसीएम का भी मान यहाँ पे दिया गया है 90। उसके बाद बोला जा रहा है तो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा। ओके भाई, तो संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या गुने दूसरी संख्या ही तो है, तो इतना का गुणनफल क्या होगा 90 गुने 15 हम कर देंगे, तब 15 नमा 35 से यहाँ पे 0 लगा हुआ है, 0 लगा देंगे, इसका 1350 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्वेश्चन नंबर 11, जो कि देखिए बहुपद का क्वेश्चन है भाई। इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा चांस है आपको कल के पेपर में 100% गारंटी के साथ बोलते हैं जो भी हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं इससे एक भी बाहर आने वाला नहीं है। तो यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपको केवल डिजिट को बदल सकता है भाई, लेकिन ये गारंटी लेते हैं कि मैं जो भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उससे तो बाहर आ ही नहीं सकता। अब यहाँ पे समझिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 को बोला जा रहा है, इसका शून्यक क्या होगा। तो देखिए आप पढ़े होंगे, ऐसा यदि आपको क्वेश्चन मिलता है बहुपद, ये क्या है बहुपद है, इसमें से आपको शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए हम सिंपल देखिए क्या करेंगे, पहली संख्या से यहाँ पे तीसरी संख्या में यहाँ पे गुना कर देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से आपको अचर पद में गुना कर देना है। ओके, तो गुना करेंगे भाई तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। कोई भी आपको बहुपद मिले शून्यक निकालने का आपको सिंपल ट्रिक बता रहे हैं, प्लीज ढंग से समझिएगा। एक्स स्क्वायर में आपको 3x स्क्वायर के गुणांक से आपको अचर पद में गुना कर देना है, अचर पद बोला जाता है लास्ट वाले को, ठीक है। इसी तरह से आपको मिलेगा, केवल डिजिट को बदल सकता है। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर हो गया। अब 3x स्क्वायर को आपको 2 भाग में इस ढंग से तोड़ना है, यानी कि 2 ऐसा संख्या में तोड़ना है जिसको गुना करने पर 3x स्क्वायर आ जाना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर जो बीच में रहता है ना वो आना चाहिए, यानी कि -2x आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आप तोड़ सकते हैं
3x और x के रूप में, क्योंकि 3x में x से हम गुना करते हैं तो 3x² आ जाता है और x में 3x को घटा देते हैं तो -2x आ जाता है। ओके भाई, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x² - 3x प्लस x, यहाँ पे हो जाएगा -3। -x प्लस 3x नहीं लिख सकते हैं क्योंकि कम में ज़्यादा घटाइएगा तभी तो यहाँ पे माइनस आएगा, ज़्यादा में कम घटाएगा तो थोड़ी ना आएगा, यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इतना हो गया, इतना आप लिख सकते हैं। अब देखिए सिंपल ट्रिक क्या है, तो सबसे पहले इसको आप जोड़ा जोड़ा बना लीजिए। तो जोड़ा जोड़ा हम बना लेंगे। अब इसमें से आपको कॉमन निकालना है। कॉमन का मतलब जो दोनों में शामिल होना चाहिए। तो x² का मतलब x गुने x होता है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x यहाँ पे हम कॉमन निकाल लेंगे, इसमें बचेगा x, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे x तो है ही, इसको हम बाहर निकाल लिए भाई, तो यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें देखिए 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि x गुने 1 में 3 गुने 1 यहाँ पे 1 गुने इसमें भी कर देते हैं, 1 से गुना इसमें भी कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, तो आप यहाँ पे 1 कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा भाई, x - 3। अब देखिए जांच करने का तरीका क्या है, आप अपना मन से ही चेक कर सकते हैं कि हम सही यहाँ पे गुणनखंड किए हैं कि नहीं किए हैं। तो इसका ट्रिक होता है, अंदर का ब्रैकेट का मान देखिए दोनों में एक समान आ जाना चाहिए, यानी कि बराबर आ जाना चाहिए। तो दोनों का मान यहाँ पे देखिए एक समान आपको दिख रहा है, तो यानी कि एक बार आपको अंदर के ब्रैकेट का मान यहाँ पे लिख देना है, एक बार आपको यहाँ पे बाहर के ब्रैकेट का मान लिख देना है। ओके भाई, आपको ढंग से समझना है। अब यहाँ पे देखिए इसका शून्यक यहीं पे निकलेगा, यहाँ पे देखिए x - 3 है, यानी कि x माइनस में 3 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख दीजिए x = 3, क्योंकि x - 3 = 0, कुछ नहीं तो 0। जब x बराबर यहाँ पे माइनस में 3 है तो बराबर की इस साइड कीजिएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा। ये सब बेसिक बात आप जानते हैं। तो यहाँ पे x = 3 हो जाएगा, x बराबर यहाँ पे प्लस में 1 है तो यहाँ पे माइनस में 1 हो जाएगा, तो 3 और -1 इसका शून्यक होगा भाई। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी में है, यहाँ पे आपको बी में मार देना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको कंप्लीट हो गया भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझिए जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे समझिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। तो देखिए आप बहुपद के फॉर्मूला जानते हैं, आपको केवल फॉर्मूला कंप्लीट रखना है, सभी क्वेश्चन आप गर्दा उड़ा दोगे। इसका फॉर्मूला होता है x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। मेरा हर बातों में आपको ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है, प्लीज़ बार बार आपको यहाँ पे हम विनती कर रहे हैं, प्लीज़ मेरा एक एक बात को आप ध्यान दीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला यूज हुआ, तो ये फॉर्मूला भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि बहुपद का सूत्र क्या होता है। तो x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा होता है, यानी कि मेरा सभी बातों में ऑब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव बन रहा है। ओके, कहाँ कहाँ बनेगा जो आपको हम डिस्कस करते जाएंगे। x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा होता है इसका फॉर्मूला। ओके भाई, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिए शून्यकों का योग दिया गया है, शून्यकों का योग मतलब अल्फा + बीटा का मान यहाँ पे दिया गया है -3 और अल्फा × बीटा का मान दिया गया है 2, यहाँ पे लिखा गया है, तथा गुणनफल यहाँ पे देखिए क्या है 2 है, तो अल्फा × बीटा का मान क्या हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। अब हमें देखिए इस पे पुट कर देना है, तो चलिए पुट कर देते हैं। बहुपद कौन सा बनता है, x² माइनस यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे अल्फा + बीटा का मान देखिए पहले से -3 है, तो माइनस जब इधर आएगा तो यहाँ पे +3 हो जाएगा, यहाँ पे +3 लिखेंगे, x लगा हुआ x लगा देंगे भाई। अब यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस, अल्फा × बीटा का मान हमें यहाँ पे पुट करना है जो कि यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यानी x² + 3x + 2। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि एक राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, सभी यहाँ पे हम जो लिए हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और कल के पेपर में आप देखिएगा यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे बना लीजिएगा। यदि बहुपद px बराबर इतना के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा। जैसे आपको दिया गया है यहाँ पे x² - 2x - 6 दिया गया है। अब आपको यहाँ पे देखिए अल्फा × बीटा का मान पूछा जा रहा है, तो आप पढ़े होंगे कि अल्फा + बीटा, देखिए यहाँ पे देखिए 2 ऑब्जेक्टिव आपको पूछ दिया जा सकता है भाई 2 तरह से। अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a, जो कि आप जानते हैं, या तो ये फॉर्मूला में भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में,
देखिए हर एक तरह से ऑब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव बन रहा है, केवल आपको समझने का बात है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बीटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन देखिए आपको अल्फा प्लस बीटा भी पूछ सकता है, इसमें देखिए अल्फा इंटू बीटा पूछा जा रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। अब इसमें से आखिर सी क्या है, ए क्या है, बी क्या है, जिसके बारे में आपको हम यहाँ पे बताते हैं। तो देखिए ऐसे अगर डायरेक्ट आप नहीं सोच सकते हैं कि इसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो इसके लिए भी एक देखिए एक ट्रिक होता है भाई। द्विघात बहुपद का समान सूत्र आप जानते होंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि द्विघात बहुपद का समान सूत्र क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। देखिए यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव बन रहा है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जा सकता है, तो आपको सभी बातों को ध्यान देना है। एक्स स्क्वायर मिल गया, ए का मान इसके आगे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। बी का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एक्स एक्स देखिए मिल गया, तो बी का मान यहाँ पे -2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए सी मिल गया तो -6 हो गया। देखिए ए बी सी का मान कितना इजीली ढंग से निकल गया। तो इसी तरह से आपको अल्फा इंटू बीटा बताना है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, हमें इस पे पुट कर देना है। तो सी का मान यहाँ पे देखिए -6 है, ए का मान 1 है, -6 बटा 1 क्या हो जाएगा भाई, -6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी है, जो कि राइट है। ऑप्शन बी पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन आप डायरेक्ट चुटकियों में बना सकते हैं। देखिए ऐसा ट्रिक आपको बताते हैं। देखिए आपको बहुपद जांच करने का तरीका आपको बता देते हैं कि इसको बोला जाता है वेरिएबल। वेरिएबल में एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। ओके भाई, वेरिएबल में एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए तत्काल में एक्स दिया गया है, तो वेरिएबल पर पावर बहुपद में कभी नहीं होता है। ठीक है, वेरिएबल पर पावर बहुपद कभी नहीं होता है। बटा में पावर तो होता है पर इंटीजर में होता है, पूर्णांक में होता है, जैसे कि 1 2 3 डॉट 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 इस तरह से होता है बहुपद में पावर। ओके, बटा में कभी नहीं होता है। उसके बाद निगेटिव मान कभी नहीं होता है, जैसे -5 -6 ये सब नहीं हो सकता है वेरिएबल पर पावर। तो ये सब बहुपद नहीं हो सकता है। या तो आपको दशमलव में भी नहीं हो सकता है, जैसे 3.14 ये सब वेरिएबल पर पावर कभी नहीं हो सकता, यानी कि ये सब बहुपद की गिनती नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे किसमें बहुपद है किसमें नहीं है। तो ये तो बहुपद हो जाएगा क्योंकि पावर इंटीजर में है। ये भी हो जाएगा, इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ पे देखिए भाई ये भी हो जाएगा क्योंकि 2 है, इंटीजर में पावर है, पूर्णांक में है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक्स पर पावर 1/2 है, जो कि बटा में है, तो यही बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी पे आपको राइट का निशान लगा देना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए भाई, क्वेश्चन नंबर 15, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। आपको पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात बहुपद के व्यापक रूप आपको पूछ दिया जाए तो आपको ax² प्लस bx प्लस c पे मारना है। त्रिघात बहुपद के पूछे तो ऑप्शन नंबर सी पे मारना है। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 को भी बहुत ढंग से आपको समझना है। यदि समीकरण x - 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस ky बराबर 1 का अद्वितीय हल है तो k बराबर कौन सा मान नहीं होगा। ये देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है। ओके भाई, बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे आप चुटकियों में इसका आंसर निकाल सकते हैं। आपको समीकरण दिया गया है x - 2y बराबर 3। ओके, और दूसरा समीकरण है 3x प्लस ky बराबर 1। इसमें से आपको बोला जा रहा है अद्वितीय है, तो k का कौन सा मान नहीं होगा। तो देखिए सिंपल टेक्निक इसको हम बताते हैं। x - 2y यहाँ पे बराबर में 3 है तो यहाँ पे माइनस में 3 होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखिए 3x प्लस ky यहाँ पे बराबर में बने हैं तो यहाँ पे माइनस में 1 होगा, क्योंकि हमें ABC का मान पता करना है। तो ABC का मान पता करना है, इसके लिए क्या होता है भाई, a1x प्लस b1y प्लस c1 होता है, जो कि आपको पता होगा। इसी तरह से दूसरा समीकरण में यदि आपको निकालना हो तो a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है, तो a1 का मान क्या हो जाएगा, x के आगे कुछ नहीं तो 1, बाई मिल गया भाई। b1 का मान क्या हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। और c1 का मान क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे देखिए -3 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए x मिल गया, a2 का मान क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे देखिए बाई मिल गया भाई। b2 का मान क्या हो जाएगा k, और c2 का मान क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे देखिए तुलना करना है a1 बटा a2 से, तो a1 बटा a2 क्या हो जाएगा, a1 के मान 1 और a2 के मान यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा।
इसी तरह से b1/b2 से तुलना करना है, तो b1/b2 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा -2 b1 के मतलब, अब b2 का मान यहाँ पे k हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 1/3 -2/k यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है, जो कि अद्वितीय का शर्तानुसार यही कहता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 इज नॉट इक्वल टू -2/k। अब हमें आगे तुलना ही नहीं करना है, क्योंकि b1/b2 में यहाँ पे k का मान दिया गया है। ओके, तो इतना बराबर देखिए k में 1 से गुना करेंगे k हो जाएगा, और 3 में यहाँ पे -2 से गुना करेंगे, यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू a बाई, तो इज नॉट इक्वल टू लिखेंगे, 3 में यहाँ पे -2 से गुना करेंगे, यहाँ पे -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए k बराबर -6 नहीं हो सकता है, तो आपको ऑप्शन यहाँ पे क्या मार देना है, तो ऑप्शन यहाँ पे सिंपल आपको मार देना है ऑप्शन नंबर बी। ओके भाई, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में समीकरण 3√3x², समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा। आपको विवेचक के जगह विविक्तर भी पूछा जा सकता है। ओके भाई, विवेचक हो या विविक्तर हो, दोनों मतलब एक मतलब होता है, यानी कि दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आपको दोनों में से कुछ भी आपको दे दिया जाएगा, इस तरह के आपको बहुपद दे दिया जाएगा। आपको विवेचक भी पूछा जा सकता है, आपको विविक्तर भी पूछा जा सकता है। विवेचक और विविक्तर का मतलब एक होता है। ओके, तो देखिए आपको कैसे निकालना है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, चलिए दूसरा सादा पेज आपको यहाँ पे ले लेते हैं। तो देखिए भाई, हमें यहाँ पे विवेचक निकालना है। ओके, आपको बहुपद क्या है, तो यहाँ पे 3√3x² अब प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ABC का मान हमें निकालना है, क्योंकि विवेचक में यूज होता है ABC। तो ABC का मान निकालने के लिए सिंपल आप द्विघात बहुपद का समान सूत्र लगा दीजिए। तो x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। ओके, x² मिल गया, a का मान क्या हो गया, a का मान हो गया 3√3, x मिल गया, b का मान क्या हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 10। इसी तरह से c का मान क्या हो जाएगा भाई, √3। आप देखिए यहाँ पे क्या है, तो हमें विवेचक या विविक्तर निकालना है। तो विवेचक बराबर होता है d बराबर b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है। तो डायरेक्ट आप देखिए ये ऑप्शन मार दीजिएगा। यहाँ पे मैं जो भी बता रहा हूँ एक पॉइंट में ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है, आपको यहाँ पे बार बार हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आप मेरे बातों पर ध्यान दें। ओके, तो d बराबर b² माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पे देखिए b का मान क्या है, b का मान यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 गुना a का मान क्या है भाई, a का मान यहाँ पे देखिए 3√3 है, यहाँ पे c का मान क्या है तो √3 है। ओके, अब यहाँ पे 10 का स्क्वायर देखिए क्या होता है तो 100 होता है। ठीक है, 100 लिखेंगे। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, √3 गुने √3 करेंगे तो 3, और 3 में 3 से गुना करेंगे 9, और 9 में यहाँ पे 4 से गुना करेंगे 9 चौक 36, 100 में से 36 घटा दीजिए भाई, क्या हो जाएगा 64। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर किस में 64 है, सी में। सी को आपको मार देना है यहाँ पे। ओके, सी। अब यहाँ पे समझिए 18, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, आपको हम निकाल कर भी बताएं, देखिए इस तरह से इसमें बताएं भाई। ठीक है, शून्यक 2 ही होता है, x का मान निकाला जाता है। जिसे आप गुणनखंड निकालते हैं तो x का मान 2 मान निकलता है, तो आपको 2 पे मार देना है। ओके, यानी कि इसका शून्यक 2 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 19, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के मूल हो तो इतना का मान निकालना है। देखिए आपको यहाँ पे डिजिट को बदल भी दिया जा सकता है, और यहाँ पे भी आपको चेंज कर दिया जा सकता है, आपको पूछ लिया जाएगा। ओके, तो देखिए कैसे इजी ढंग से ये सब क्वेश्चन को आप सोल्यूशन कर सकते हैं। x का मान क्या दिया गया है, fx का मान x² माइनस 3x प्लस 5। ओके, और अल्फा बीटा क्या है, द्विघात बहुपद है, आपको इतना का मान पूछा जा रहा है, 1/α प्लस 1/बीटा का मान। तो देखिए आपको कैसे निकालना है। सबसे पहले इसमें से आपको ABC का मान पता करना है। तो ABC का मान पता करने के लिए आपको द्विघात बहुपद के समान सूत्र लगाना है, x² प्लस bx प्लस c। a का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा भाई, x मिल गया -3 हो जाएगा, c का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो इतना का मान निकालना है, 1/α प्लस 1/बीटा।
तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बीटा, बीटा का मान निकालने के लिए यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा आप एलसीएम ले सकते हैं। ओके, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा में 1 से गुना होगा, यहाँ पे बीटा हो जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा में 1 से गुना होगा, अल्फा होगा। तो अल्फा प्लस बीटा अब बटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमें दोनों पता रहना चाहिए, तभी तो इतना का मान आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर आप पढ़े होंगे माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस बी का मान यहाँ पे देखिए -3 पहले से दिया गया है और माइनस बी हमें लिखना है, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और बटा ए का मान 1, यानी कि 3 इसका हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान। और अल्फा इंटू बीटा का मान हमें निकालना है इसी बहुपद में से, तो कितना हो जाएगा सी बटा ए होगा। तो सी का मान क्या है भाई 5 और ए का मान क्या है 1, 5 बटा 1 क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे देखिए पुट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है तो 3 है और बटा अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 5 है, 3 बटा 5, यानी कि इसका राइट आंसर हो गया जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझिए, क्वेश्चन नंबर 20, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या होगा। देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के बोला जा रहा है शून्य क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होगा, इसके आगे कुछ नहीं तो जीरो तो जरूर है बराबर में, तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे माइनस में 3 है तो उधर जाएगा तो प्लस में 3, एक्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ पे √3, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि एक बार प्लस में √3 एक बार माइनस में √3। बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन ये सब कल के पेपर में आपको देखने को मिलेगा, तो प्लस √3 और माइनस √3 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे प्लस √3 और माइनस √3 आपको यहाँ पे मार देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझिए भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, 21 -10 -6 -2 के 34 पदों की संख्या क्या होगा। -10 -6 -2 के 34 पदों की संख्या क्या होगा। तो देखिए आपको इस टॉपिक के क्वेश्चन यदि आपको मिलता है तो डायरेक्ट आप इजली देखिए कैसे निकाल सकते हैं। तो ये एपी का क्वेश्चन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, समांतर श्रेणी का। तो ए का मान क्या दिया गया है, -10 दिया गया है। ओके, डी का मान क्या दिया गया है, तो डी का मान दिया नहीं गया है, डी का मान हमें निकालना है। तो डी का मान होता है सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद, तो सेकेंड पद इसका कितना है तो -6 है और माइनस फर्स्ट पद यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, तो 10 में से 6 हो जाएगा यानी कि 4, तो डी का मान 4 निकल गया। अब हमें दिखना है यहाँ पे 34 पदों की संख्या क्या होगा, यानी कि टीएन का मान यहाँ पे आपको दिया गया है 34 और एन का मान निकालना है। यदि आपको समांतर श्रेणी इस तरह से दे दिया जाए और बोला जाए कि इतना पदों की संख्या क्या होगा, तो जितना पदों पूछेगा वो टीएन का मान हो जाएगा और आपको एन का मान निकालने के लिए बोला जाएगा। पदों की संख्या यदि पूछे तो एन का मान निकालना रहेगा। ओके, तो देखिए कैसे आप बना सकते हैं। तो टीएन बराबर आप पढ़े होंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि टीएन का मान निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। तो टीएन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ओके, तो इतना पर हमें पुट करना है। तो टीएन का मान क्या है भाई 34, तो 34 बराबर हो जाएगा ए का मान यहाँ पे देखिए -10 है, -10 लिखेंगे प्लस एन माइनस 1, हमें एन का मान निकालना ही है और डी का मान यहाँ पे 4 है, 4 लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 34 माइनस में 10 यहाँ पे प्लस में 10 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 4 हो जाएगा। ओके भाई, अब यहाँ पे एन माइनस 1 हो जाएगा, 34 और 10 को जोड़ दीजिए 44 हो जाएगा। अब बटा यहाँ पे 4 है, 11 बार में कट जाता है। अब 11 बराबर हो जाएगा यहाँ पे भाई एन माइनस 1। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 11 माइनस में 1 यहाँ पे प्लस में 1 बराबर एन, 11 1 12 हो जाएगा, यानी कि 12वां पद। तो चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं बी, तो ऑप्शन नंबर बी पे आपको यहाँ पे टिक मार देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 22 जो कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 है। ये सब क्वेश्चन जो हम सोल्यूशन कर रहे हैं भाई, मेरा टेलीग्राम पर ये सभी क्वेश्चन को अपलोड हम कर देंगे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, इसका लिंक हम दे देंगे। ओके, तो टेलीग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो प्लीज़ उससे जुड़ जाइएगा और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और एक बात और आपको हम बता देते हैं भाई, यदि आपको फर्स्ट सीटिंग हो या सेकेंड सीटिंग हो, कोई भी सीटिंग आपका हो, मेरा टेलीग्राम से आपको जुड़ कर रहना है। 10 से 15 मिनट पहले मेरा पास क्वेश्चन आने वाला है जो कि आपको हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ से आप क्वेश्चन को लिख के, ऑब्जेक्टिव को लिख के आप अंदर ले जा सकते हैं। ओके, तो चैनल से मेरा जुड़े रहना है और मेरा टेलीग्राम से भी जुड़ के आपको रखना है, बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 23 है। 22 में आपको क्या करना है, इसी तरह से आपको यहाँ पे बना लेना है। टीएन का मान आपको निकाल लेना है, ए और डी का मान आपको निकाल लेना है, एनवा पद आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पे निकाल लेंगे, मेरा उम्मीद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है भाई, तो 10 7 और 4 का 30वां पद किसके बराबर होगा। देखिए ये भी टॉपिक बहुत हाईलाइटेड है।
10, 7 और 4 का 30वां पद किसके बराबर होगा? देखिए आपको कैसे यहाँ पे बनाना है। तो ए का मान देखिए आपको 10 दिया गया है, ओके। डी का मान क्या दिया गया है? तो दिया नहीं गया है, आपको निकालना पड़ता है। तो सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद, 7 में से 10 जगह क्या बचेगा भाई? तो 7 में से 10 जगह यानी कि -3 बचेगा, ओके। 7 में से 10 जगह तो -3 बचेगा, क्योंकि कम में से ज़्यादा घटाइए तो माइनस में होगा। आपको निकालना है यहाँ पे देखिए 30वां पद। तो 30वां पद के मतलब A30, और A30 का मतलब एक कम करके लिखा जाता है डी में, यानी कि A + 29D। ये सभी बात आपको पता है, केवल आपको यूज करना नहीं आता है। A + 29D, ए का मान यहाँ पे क्या है? तो 10 है, और प्लस 29 गुना डी के मान क्या है भाई? तो -3 है। तो यहाँ पे 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 29 दिए 87, 10 में से 87 आप घटा दीजिए, -77 होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका चेक करिए, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको समझना है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24, 1 + 2 + 3 + 4 + n किसके बराबर होगा? तो ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन नंबर ए पे मार देना है, n + 1/2, जो कि आपको 100% गारंटी रखिए ये सब क्वेश्चन आपको देखने के मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपको यहाँ पे मार देना है निशान। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 25, 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य होगा? बिल्कुल आपको देखिए इसी टाइप पर बनाना है, ठीक है। इसी टाइप पर आपको बनाना है भाई, वीडियो को लंबा ना करें, एक टाइप को जो रहता है क्वेश्चन उसको आगे बढ़ा देते हैं भाई। कम ही समय में आपको हम अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए इसी टाइप से आपको बनाना है। इतना का बोला जा रहा है, समांतर श्रेणी दे दिया गया है, इतना का बोला जा रहा है का कौन सा पद शून्य है? टीएन का मान यहाँ पे शून्य हो जाएगा, ए का मान 72, डी का मान आप निकाल ही लोगे, सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, आपको टीएन निकाल देना है, एन का मान निकल जाएगा, जो भी आएगा इसका आंसर हो जाएगा, ओके। तो 25 तक मेरा उम्मीद है आपको कंप्लीट हो गया भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 समझना है, एपी का पहला पद ए और सारवंतर डी हो तो एनवा पद का योग क्या होगा? कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा जो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ही पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का भी सभी फॉर्मूला आपको कंप्लीट करके जाना है भाई। आपको त्रिकोणमिति के मान का टेबल याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो यदि आपको मान नहीं याद रहता है, आप मान को याद करते हैं, भुला जाते हैं, बार बार परेशान रहते हैं भाई, तो इस चैनल पर जाइएगा, मेरा एक मान को लेकर शॉर्ट ट्रिक बताएं भाई, त्रिकोणमिति के टेबल आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। अगर आप भुला भी जाते हैं फिर भी आप एग्जाम के सेंटर पर आप बना सकते हैं, ऐसा ट्रिक आपको हम बताए हैं। अगर आपको चैनल पर नहीं जाने का तरीका आपको पता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे देंगे, जो कि आप डायरेक्ट आपको सदा दिन के लिए मान याद हो जाएगा। आप कभी भी मान नहीं भूलोगे कि 60 डिग्री का मान क्या होता है, 30 डिग्री का मान क्या होता है, डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा सभी बात। अब यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। तो एपी का पहला पद ए और सारवंतर डी हो तो एनवा पद का योग क्या होगा? देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, एन पदों का योग के लिए क्या यूज किया जाता है, ऐसे निकालने के लिए n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। ऑप्शन नंबर डी पे आपको मार देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझिए, यदि एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी हो तो एनवा पद का निम्न में से कौन सा होगा? तो एनवा पद निकालने के लिए a + n - 1 × d फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी पे आपको मार देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझिए 27, निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में है? तो समांतर श्रेणी जांच करने का आपको तरीका बताते हैं भाई, ओके। समांतर श्रेणी जांच करने का तरीका आपको बताते हैं। तो चलिए राइट आंसर यहाँ पे हम लेकर चलते हैं, क्योंकि समय यहाँ पे देखिए वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है भाई, तो आपको यहाँ पे सोच रहे हैं कि कम ही समय में आपको सभी क्वेश्चन को सोल्यूशन कर दे और आपको समझ में भी आ जाए। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट एपी को चेक करने का आपको हम तरीका बताते हैं, ओके। तो तरीका यहाँ पे क्या है, जैसे ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे है -10, -6, -2 है, एपी हमें चेक करना है या नहीं है, ओके। तो देखिए इस टॉपिक पे भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको देखिए ये फर्स्ट पद हो गया, ये सेकंड पद हो गया, ये थर्ड पद हो गया। अब हमें चेक करना है कि एपी में ये है कि नहीं है। तो देखिए पहला पद आपको दूसरा पद में आपको पहला पद घटा लेना है तो डी निकल जाएगा, तो यानी कि डी का मान आपको बराबर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद होता है डी बराबर, तो सेकंड पद यहाँ पे -6 है। अब माइनस आपको फर्स्ट पद करना है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 10, तो 10 में से 6 जाएगा 4, यानी कि इसका ऑप्शन जो है यानी कि डी यानी कि 4 आ गया। इसी तरह से अब यहाँ पे आपको ये मान झाप लेना है। आप देखिए फर्स्ट पद ये हो गया, क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट पद ये था, सेकंड पद ये था। जब इसको लेकर हम चल रहे थे तो सेकंड पद ये हो गया, लेकिन अब इसको आपको यहाँ पे झाप लेना है। अब इसको आपको फर्स्ट पद मानना है, तो यहाँ पे आपको सेकंड पद ये हो गया। तो इसमें यदि आप ये घटाते हैं तो ये मान भी 4 आएगा, यानी कि हर एक का मान
सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद सभी का मान एक समान आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। पिछले वाले मान में आपको पहले वाले मान घटा कर देखना है, सभी का मान अगर बराबर आ जाता है तो एपी कहलाएगा। ओके भाई, शॉर्ट ट्रिक आप समझिए। तो ऑप्शन नंबर डी है जो कि राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी पे आपको मार देना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए भाई, क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 समझिए। एक समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 28, 22 का सार्व अंतर तथा पहला पद क्या होगा। सार्व अंतर का मतलब डी, तो डी निकालने के लिए सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद किया जाता है। 10 में से 4 जगह भाई 6 और पहला पद भी इसी में जोड़ा जा रहा है, यानी कि 2 क्वेश्चन है तो पहला पद का मतलब ए का मान यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी कि 6, 4 ऑप्शन नंबर ए। ओके भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझिए, क्वेश्चन नंबर 29। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों की क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए सिंपल ट्रिक इसको बताते हैं, डायरेक्ट आप ऑप्शन देख के आप बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आपको ढंग से यहाँ पे पढ़ना है। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, यानी कि समरूप मतलब दो बराबर, दो एक समान त्रिभुजों की भुजाएं यहाँ पे 3:5 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों की क्षेत्रफल का अनुपात यदि आपको पूछता है तो सिंपल दोनों का स्क्वायर कर देना है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर सी। आपको डिजिट बदल भी सकता है भाई, आपको ध्यान देकर काम करना है, दोनों का आपको स्क्वायर सिंपल कर देना है और अनुपात में लिख देना है, बस सिंपल ट्रिक मानिए, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझिए, क्वेश्चन नंबर 30। त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर बीसी एवं डी एडी बटा डीबी बराबर 3/5 है, यदि एसी बराबर इतना है तो ए का मान क्या होगा। त्रिभुज का देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है भाई, देखिए आपको ढंग से यहाँ पे कैसे आपको सोल्यूशन करना है ताकि आपको डिजिट बदल भी दिया जाए तो आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, फास्ट में यहाँ पे बनाते हैं। एक त्रिभुज दिया गया है, ए बी से यहाँ पे नाम दे दीजिए। यहाँ पे देखिए डी समानांतर बी सी है, तो डी समानांतर यहाँ पे बी सी हो गया। ए डी का मान यहाँ पे देखिए 3 है, डी बी का मान 5 है। ओके भाई, ए सी का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया गया है तो 5.6 दिया गया है। आपको यहाँ पे ए ई निकालना है, तो मान लिया जाए ए ई को x मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इतना माइनस इतना हो जाएगा, यानी कि 5.6 माइनस x हो जाएगा। ये सब बेसिक बात आपको पता होगा। अब हमें देखिए कैसे यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो ए डी बटा डी बी होगा, तो ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी होगा। ओके, क्वेश्चन को डिजिट आपको बदल सकता है, आपको ध्यान देना है। ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। ए डी का मान यहाँ पे देखिए 3 हो जाएगा और डी बी का मान क्या हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पे देखिए ए ई बटा ई सी हो जाएगा। ए ई का मान क्या है x और बटा ई सी का मान क्या हो जाएगा 5.6 माइनस x। अब यहाँ पे देखिए आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। 5.6 में x से गुना करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, छोतिया 18 के 8, बाकी एक पंतिया 15 1 16, यानी कि 116.8 हो जाएगा। और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 में x से 3x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 5x। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 16.8 भाई। यहाँ पे देखिए माइनस 3x माइनस 3x 5x में यहाँ पे है, तो माइनस 3x जब इधर जाएगा तो यहाँ पे प्लस में 3x होगा, यानी कि यहाँ पे 8x हो जाएगा। x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 16.8 बटा 8, यानी कि 21 68 से 2.1, इसका x का मान क्या आ जाएगा 2.1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी पे आपको मार देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझिए भाई, यदि दो समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले इसको वर्गमूल निकाल देना है। तो 64 का वर्गमूल 8, 121 का वर्गमूल 11 होगा। ठीक है, तो 8:11 किस में, चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए आपको मार देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझिए भाई, क्वेश्चन नंबर 32। बिंदुओं -2,3 और 4,1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। देखिए ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। देखिए आपको इजीली आपको कैसे निकालना है, बहुत शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाले हैं भाई। बिंदुओं इतना और इतना को आपको मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु निकालना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है -2,3, यहाँ पे दिया गया है 4,1। ठीक है, इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको s2 इसको y2 मान लीजिए। ठीक है भाई, इतना मान लेंगे। अब इतना बराबर फॉर्मूला होता है x1 + x2 बटा 2 होता है। ठीक है, मध्य बिंदु यदि आपको निकालना हो मध्य बिंदु का नियामक तो इतना होता है x1 + x2 बटा 2 और होता है y1 + y2 बटा 2। ओके, तो x1 का मान देखिए -2 है, प्लस x2 का मान क्या है भाई 3 बटा आपको 2 कर देना है। 3 में 2 घटाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 में यहाँ पे 2 घटाइएगा, जैसे यहाँ पे x1 है, x1 का मान -2 हो जाएगा और प्लस x2 का मान सॉरी यहाँ पे 4 है भाई। ठीक है, एक शून्य को आपको यहाँ पे मानना है x1 y1 x2 y2। ठीक है, आपको मिला के मानना है, ये नहीं आप मान लीजिएगा कि x1 x2 एक ही में नहीं मानिएगा। इसमें x1 एक x1 के साथ एक y1,
यानी कि एक x वाले साथ एक y वाले साथ। इसी तरह से x2/2, तो x1 यहाँ पे देखिए -2 है प्लस x2 कितना है 4 है, तो -2 + 4 हो जाएगा, बटा यहाँ पे 2 हो जाएगा फॉर्मूला के अनुसार। तो 4 में से 2 घटाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, बटा 2 कट गया, 1 इसका मान। इसी तरह से y1 + y2, y1 का मान यहाँ पे देखिए क्या है भाई, तो y1 का मान यहाँ पे देखिए 3 है और प्लस y2 के मान यहाँ पे 1 है, बटा 2 हो जाएगा, 3 1 4 बटा 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो 1 और 2 क्या है भाई, तो 1 और 2 देखिए देखते हैं किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर मार देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 है। बिंदु इतना और इतना को आपको बीच की दूरी निकालना है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको केवल वीडियो पर बने रहना है, भागना नहीं है। इतना और इतना को आपको दूरी निकालना है। देखिए डिजिट को अगर बदल भी देता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे। 4 और -1 है बिंदु और है 2 और 3, आपको इसका दूरी निकालना है। एक को मान लीजिए P, एक को मान लीजिए Q। दूरी निकालने के लिए एक को मान लीजिए x1, एक को मान लीजिए y1। एक बिंदु में x1 y1, दूसरा बिंदु में x2 y2। ओके, अब हमें दूरी निकालना है यानी कि P गुना Q, PQ निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है x2 - x1 के होल स्क्वायर और y2 - y1 के होल स्क्वायर। आप पढ़े होंगे, ओके, होल स्क्वायर। x2 का मान क्या है भाई, अंदर रूट में आपको लिखना है 2 और x1 का मान क्या है 4, तो 2 - 4 को आपको स्क्वायर कर देना है, प्लस y2 का मान यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ पे देखिए -y1, माइनस यहाँ पे पहले से है और y1 का मान यहाँ पे -1 पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 2 में से 4 यहाँ पे जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखिए 3 1 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 4 क्या हो जाएगा 20, 20 का वर्गमूल 2√5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर डी पे आपको मार देना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक आपको ऑप्शन नंबर सी पे मार देना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 35 है। बिंदु 2,3 को दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, तो इसी तरह से आपको यहाँ पे देखिए टेक्निक बता देते हैं, आप निकाल लीजिएगा। ओके, ये सब क्वेश्चन जो है टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। बोला जा रहा है बिंदु इतना इतना की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, तो मूल बिंदु का आपको 0 0 होता है, अभी जस्ट आपको हम बताए हैं। तो P का मान 0 0 हो गया और Q का मान क्या हो जाएगा भाई 2 और 3 हो जाएगा। इसमें से आपको दूरी निकाल लेना है, मेरा उम्मीद है आप बना लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में है। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत हाईलाइटेड है। देखिए कैसे आपको बनाना है, आपको इस तरह का पता होगा। प्लस प्लस क्या होता है भाई, फर्स्ट होता है। ठीक है, माइनस प्लस सेकेंड होता है और माइनस माइनस क्या होता है थर्ड होता है और प्लस माइनस क्या होता है फोर्थ होता है, जो कि आपको पता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस दिख रहा है, यानी कि तीसरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मेरा उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 36 तक बिल्कुल गर्दा गर्दा आप उड़ा दिए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा भाई, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान देखिए क्या होगा, पढ़े होंगे फॉर्मूला त्रिकोणमिति में। सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। हमें पूछना है यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझिए, क्वेश्चन नंबर 38, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। आपको यहाँ पे पूछ सकता है, आपको यहाँ पे केवल हम टाइप लिए हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया है। तो आपको देखिए यहाँ पे पूछा जा सकता है टाइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो टाइन का उल्टा कॉट होता है, साइन के उल्टा कॉस होता है, सेक का उल्टा कॉसेक होता है। मेरा कंप्लीट है, आपको इस टॉपिक पर क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा तो आप सही मार्क आएंगे। साइन का उल्टा कॉस, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर तो कॉस थीटा, आपको दे दिया जाए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टाइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टाइन थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, टाइन 10 डिग्री, टाइन 15 डिग्री, टाइन 75 डिग्री, टाइन 80 डिग्री इंटू में है, इसका मान हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले टाइन 10 डिग्री है, उसके बाद यहाँ पे देखिए टाइन 15 डिग्री है, यहाँ पे देखिए टाइन क्या है तो 75 डिग्री है, उसके बाद यहाँ पे क्या है भाई तो टाइन 80 डिग्री है। ओके, टाइन 80 डिग्री है। तो देखिए भाई इसका यदि आपको मान पूछ दिया जाए इस तरह के क्वेश्चन, तो देखिए आपको कैसे सोल्यूशन करना है। यहाँ पे देखिए टाइन 10 डिग्री है, टाइन 10 डिग्री को आपको टाइन 10 डिग्री छोड़ देना है। आपको 90 डिग्री पुराना है, ठीक है, तो यहाँ पे 10 डिग्री, यहाँ पे देखिए 80 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे 10 डिग्री, यहाँ पे 80 डिग्री है, तो 80 10 90 हो गया और 15 और 75 90 हो गया। ओके, तो यहाँ पे आपको यहाँ से उठा के यहाँ लेकर चलाना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टाइन
90 डिग्री माइनस 90 डिग्री में यहाँ पे देखिए 80 डिग्री घटाइएगा तो यहाँ पे माइनस 10 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से आपको यहाँ पे इंटू में tan 15 डिग्री लिख देना है। ओके, अब इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस यहाँ पे 75 घटाइएगा 15 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा tan 10 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा का मान क्या है भाई 10 डिग्री है। इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा tan 15 डिग्री, इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा कॉट, tan के कॉट में बदल जाएगा यहाँ पे 15 डिग्री, tan इंटू कॉट बराबर 1 गुने tan इंटू कॉट बराबर 1, इतना का मान क्या हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए इसका हो जाएगा डी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखिए 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान आपको निकालना है। आपको टेबल पता होना चाहिए, आप इतना का मान निकाल लोगे। 2 गुना cos 60 डिग्री का मान आपको बैठा के स्क्वायर निकाल देना है, उसके बाद कैलकुलेशन कर देना है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखिए यदि सेक थीटा बराबर इतना है तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बता देते हैं। सेक थीटा का मान दिया गया है 13/12, आपको कॉट थीटा का मान निकालना है। तो सेक थीटा बराबर होता है 13/12 दिया गया है। आपको सेक थीटा बराबर सबसे पहले फॉर्मूला पुट करना है। तो कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, सेक थीटा बराबर एच बटा बी। तो एच बटा बी का मान यहाँ पे हो जाएगा 13/12। अब हमें यहाँ पे देखिए एच जो है कर्ण है, बी जो है आधार है। यहाँ पे कौन सा भुजा हमें घट रहा है, तो पी घट रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर। तो पी निकालने के लिए यहाँ पे देखिए पी बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तीनों भुजा आपको पता होना चाहिए। आपको यदि पी पता है, एच पता है, तो आपको बी निकालना है। आपको बी पता है, एच पता है, तो आपको पी निकालना है। तो पी बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच जो होता है सबसे बड़ा भुजा होता है, यानी कि कर्ण में आपको घटाना है। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा भाई, और माइनस यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, इसका अंडर रूट 25, यानी कि इसका वर्गमूल 5 आ जाएगा। आपको निकालना क्या है, कॉट थीटा। कॉट थीटा का मतलब होता है बी बटा पी। बी का मान क्या हो जाएगा भाई, बी का मान हो जाएगा 12, और बटा पी का मान अभी जस्ट आप निकाले हैं क्या, तो आप निकालें 5, यानी कि 12/5। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझिए, यदि ए और बी न्यून कोण है तो साइन ए बराबर कॉस बी, तब ए प्लस बी का मान क्या होगा। ठीक है, तब ए प्लस बी का मान क्या होगा। देखिए आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, जैसे साइन ए यहाँ पे दिया गया है साइन ए बराबर कॉस बी। ओके, तो साइन ए की जगह हम क्या कर दें कि कॉस बी बन जाना चाहिए। तो यहाँ पे रख देते हैं साइन 90 डिग्री माइनस बी बराबर कॉस बी। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस, और थीटा के जगह यहाँ पे बी है, यहाँ पे कॉस बी बराबर देखिए कॉस बी बन गया, यानी कि ए के जगह 90 डिग्री माइनस बी आप रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस में भी, यहाँ पे प्लस में भी बराबर यहाँ पे 90 डिग्री। ए प्लस बी का मान क्या हो जाएगा भाई 90 डिग्री, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। सी आपको मार देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा भाई। यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा रिपीटेशन क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखिए आपको इसको कैसे हल करना है। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। इसमें भी 9, इसमें भी 9 है, 9 को कॉमन ले लीजिए। ओके, तो 9 को कॉमन यहाँ पे हम लेंगे भाई, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, इसमें से 9 है ही, 9 को हम बाहर निकाल देंगे, इसमें बचेगा tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हो जाएगा 9, इतना का मान होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। 9 में 1 से गुना करेंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको क्या मारना है, तो ऑप्शन नंबर आपको बी मारना है। इसी तरह से साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखिए भाई cos 45 का आपको मान निकालना है। तो इतना का मान आपको यहाँ पे पुट करके आपको कैलकुलेशन कर देना है। इसका मान क्या हो जाएगा भाई, इसका मान हो जाएगा शायद 0। इसी तरह से यहाँ पे देखिए साइन 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री का मान आपको निकालना है। ओके, तो साइन 18 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 18 घटा दीजिए, तो यहाँ पे 72 डिग्री हो जाएगा, और बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 72 डिग्री। ओके, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है भाई cos थीटा। थीटा का कितना है 72 डिग्री, बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 72 डिग्री। इतना से इतना कट गया, इसका मान क्या आ गया 1 आ गया। तो मेरा उम्मीद है आपको ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसानी ढंग से समझ में आया होगा। आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पे मार देना है। अब इतना का मान हमें देखिए निकालना है, तो इतना का मान निकालना है तो आप पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको यदि आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में बना लेते हैं तो इसका मान 1 हो जाएगा, जो कि आपको पता है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 18 डिग्री का 18 डिग्री आपको छोड़ देना है। ठीक है, प्लस आपको यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 72 डिग्री है, तो इसको
कॉस स्क्वायर यहाँ पे 18 डिग्री के रूप में बनाना है, तभी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो पाएगा। तो आपको यहाँ पे साइन स्क्वायर इंटू लिखना है 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18 डिग्री। 90 में 72 घटाएंगे 18 हो जाएगा, सिंपल। यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 18 डिग्री। अभी देखिए इस तरह से बन गया, थीटा का मान यहाँ पे दोनों जगह बराबर है, इसका मान क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपको 1 मार देना है। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, कितना? ऑप्शन नंबर ए 2 खींचा जाता है, खुद 2 खींचा जा सकता है। चलिए इसको सिद्ध करके बताते हैं। जैसे एक वृत्त है, एक बाहरी बिंदु है, कितना स्पर्श रेखा इस बिंदु से आप खींच सकते हैं? 1 2, ठीक है, इसका आंसर 2। बहुत हाइलाइटेड क्वेश्चन है भाई, आपको ऑप्शन नंबर ए पे मार के आना है। वृत्त की स्पर्श, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, ऑप्शन नंबर सी पे मार देना है। अब देखिए भाई बहुलक का क्वेश्चन है, 3 4 7 2 2 7 6 7 9 का बहुलक क्या होगा? तो इस तरह का आपको बहुत सारे आपको अंक देखने को मिलेगा, या तो आपको बहुत सारे संख्या दे सकता है कॉमा कॉमा लगा के। जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट होता है, यानी कि जो संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बार उस समूह में होता है वही उसका बहुलक हो जाता है। इसमें देखिए 7 1 2 3 सबसे ज़्यादा बार 7 आया है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा जो कि राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझिए, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है त्वरण। भाई बहुत हाइलाइटेड क्वेश्चन है, आपको त्वरण पर मार के आना है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1, ओके। तो मेरा उम्मीद है भाई भुगते भुगते बहुत परेशान हम हो गए हैं, तो प्लीज़ भाई आपको थोड़ा सा भी दया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप सपोर्ट कीजिए भाई। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करके रखिए। मैं आपको लिए बहुत ही मेहनत करने वाले हैं। आप मेरा टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे भाई। आप सेंटर पर जाइएगा, 10 से 15 मिनट पहले मेरा पास क्वेश्चन आएगा, आपको पास तुरंत हम भेज देंगे। आप उस क्वेश्चन को एक पन्ना पर लिख के आपको अंदर लेकर चले जाना है, ठीक है। आप बिल्कुल आसानी ढंग से जो भी क्वेश्चन बताएं, इस कॉन्सेप्ट से एक भी क्वेश्चन बाहर आने वाला नहीं है भाई, प्लीज़ भरोसा कीजिए। आप देखिएगा कल के एग्जाम आप दीजिएगा तो बहुत खुश होकर आइएगा। आप यदि जितना हम बताएं उतना को आप बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स।